नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर देश के लिए अपनी जवानी समर्पित कर देते हैं। देश के अंदर नहीं बल्कि देश के बाहर डंका बजाकर आते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग होता है और गलत के खिलाफ मुकर होकर बोलते हैं। एक ऐसी शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, देश के लिए गोल्ड लेकर आए हैं। इन्होंने 8 साल चारपाई में बिताए हैं, लेकिन अभी अगर आप इनकी बॉडी देख लेंगे तो आप पूरी तरीके से हैरान हो जाएँगे। ऐसे लोग जो गिव अप कर चुके हैं, उनको बाउंस बैक कैसे करना है और इंडिया को कैसे बाउंस बैक करना है, ये बताएँगे। रियलिटी शोज़ में आप देख लीजिए, मूवीज़ में देख लीजिए, हाँ, सीरियल्स में देख लीजिए, ब्रांड एम्बेसडर बनता हुआ देख लीजिए, मोदी जी के साथ देख लीजिए, पता नहीं कहाँ-कहाँ हैं। इतनी इन्होंने कुश्ती करके अपना स्टैमिना डेवलप कर लिया है कि फटाफट एक सुपर हीरो की तरह फ्रेम चेंज कर के हर जगह ये भाग जाते हैं और भागकर वहाँ डंका बजाते हैं भारत का, अपना नहीं, भारत का। अब संग्राम सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू निहारिका जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ हार्ड वर्किंग इंसान हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ और कुछ ज़ीरो पे कुछ कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ, इंट्रो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान? कि भैया हमारा देश महान तब बनेगा क्योंकि देश है ना, ना सरकार से बनता है, ना नेताओं से बनता है, ना किसी पर्टिकुलर किसी इंसान से बनता है। देश आपके हिस्से का काम आपने ईमानदारी से कर लिया, मेरे हिस्से का काम मैंने ईमानदारी से कर लिया, दूसरों ने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कर लिया, तो हमारा देश महान बनना वही स्टार्ट हो गया। तो मैं इसी में बिलीव करता हूँ और इसी चीज को मानता हूँ। 8 पन्ने हैं मेरे पास आपके अचीवमेंट के, जो मैं नहीं सिर्फ सलमान खान भी बिग बॉस में गिनाते हैं। आप एक रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर हैं, मतलब आपने क्या-क्या कुछ नहीं करा है, क्या-क्या आपने नहीं सोचा है देश के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। संग्राम सिंह जी, पहला सवाल मेरा यही है, मेडल फैक्ट्री हरियाणा का आप एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। कैसे आना हुआ कुश्ती? जी, मैं आपको बताऊं कि जहां से मैं हूं ना, मैं बहुत हम्बल फैमिली से आया हूँ। और जहां से मैं हूं ना, वहां पे हरियाणा में कुश्ती बहुत फेमस है। तो वहां पे एक पहलवान को इतनी इज्जत मिलती थी कि मतलब आज भी मिलती है कि देखो उस टाइम क्या होता था कि क्रिकेट का बैट तो आता था 50-100 रुपए का, इतने पैसे होते थे नहीं। बैडमिंटन टेनिस तो अब भी कम ही है, तब तो होता ही नहीं था। एक लंगोट 5 रुपए का आता था, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया, या ऐसे चले गए। तो ऐसे करके एक बार मैंने गांव में मिट्टी कुश्ती देखी, जहाँ पे पहलवानों को थोड़ा दूध मिल रहा, थोड़ा घी मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता, रेसलर होता। तो फिर सब ने मुझे काफी बोला, काफी कहा, क्योंकि मैं मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था, गठिया बाल था, मैं ढंग से चल नहीं पाता था, ढंग से चीजें नहीं कर पाता था, तो ढंग से वो सब होता नहीं था। मेरे जो बड़े भाई साहब थे हैं, मतलब उस टाइम वो स्टेट लेवल के रेसलर थे, जैसे इंटर यूनिवर्सिटी ये सब खेलते थे वो, मतलब यूनिवर्सिटी से आगे जाके। तो वही कारण था कि वहां से डेवलप किया। मैं आंखें बंद करता था, सोचता था कि रेसलर बन गया हूँ, मगर आंखें खुलती थी तो बड़ी दयनीय था। मगर कारण यही था कि रेसलिंग वहां से करना, रेसलिंग में आना। संग्राम जी, ये बताइए, चारपाई पे पहुँच गए 8 साल, सब जगह बोलते व्हीलचेयर, व्हीलचेयर तो तब थी भी नहीं, आप चारपाई पे 8 साल बाद रहे, कितनी फ्रस्ट्रेशन और टेंशन्स होगी। युवा तो एक-एक सेकंड में गिव अप कर लेते, बाहर जाके सिगरेट पी लेते, नशे के आदी हो जाते उस स्ट्रेस को भुलाने के लिए। ऐसे में 8 साल चारपाई पे रहना, फिर वापस आना, फिर आपकी जो घर वाली है, जो आपके हरियाणा की लैंग्वेज है, वो भी एक मोटिवेशन है, आपकी चॉइस भी परफेक्ट है। मतलब दोनों ही भारत को लेकर रील्स भी बनाते हैं, वीडियो भी बनाते हैं और दोनों फ्रेम में भी आ जाए ना, तो ऐसा लगता है पूरा मिनी इंडिया देखने को मिल रहा है। प्रवक्ता इंडिया के ये दोनों। जी, मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत हम्बल फैमिली से आया हूं। मुझे आज भी याद है कि वहां पे जब सर्दी होती थी ना, नॉर्थ में बहुत सर्दी होती है, तो सिर्फ एक सैंडो बनियान रहती, पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। तो जब मेरे पैरों में दर्द स्टार्ट हुआ ना, तो पता नहीं था कि क्या बीमारी है। घर वालों ने सोचा कि तालाब वालाब में जाता है। जब मैं 3-4 साल का था, कहीं बाहर घूमता है, कुछ गिर गया होगा, ये सब हो गया होगा। फिर ये इतना बढ़ गया कि ये बीमारी है ना, वहां से फैल के मेरे हर ज्वाइंट में आ गई, पैरों से, घुटनों से, जहां जहां हड्डियां हैं। तो एक टाइम ऐसा हो गया था कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह नहीं धो सकता था, मैं स्ट्रो पे आ गया था। मगर मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। ये आज भी मुझे याद है कि
घर वाले एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने एक छोटा सा प्लॉट था अपना, वो बेचा। और फिर डॉक्टर बोला, तब मैं उस टाइम 7-8 साल का था, उसने बोला इस बच्चे को बाहर बैठा दो। बोले ये बीमारी है ना डेथ के साथ जाती है, 99.9% ये ठीक होगा नहीं, और 6 महीने साल मुश्किल मुश्किल से जिंदा रहेगा ये। तो मैं भी सुन रहा था, मगर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। बोलते इस बीमारी में मसाज मत करो। मेरी माँ दिन में मुझे 15-15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी ये अपने आयुर्वेदिक तेल से। और मैं ये आज भी कहता हूँ कि हर बीमारी क्योरेबल है। तो तब से है ना, डॉक्टरों की मैं इज्जत बहुत करता हूँ, मगर ना उनकी मानता, ना सुनता, ना उनमें बिलीव करता। मतलब 27-28 साल यकीन करेंगे, मुझे कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप ठीक करता हूँ, हील करता हूँ। तो मेरी मदर की कोशिश रही, फिर मैंने गिव अप नहीं किया। और मैं सबको यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे यूथ है वो छोटी सी चीज में स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। देखो लाइफ में है ना, प्रोसेस का मजा लो। जिंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मंजिल नहीं है, जिंदगी एक सफर है, बहुत खूबसूरत जर्नी है, उसको एंजॉय करो। तो पहले मैं भी सोचता था कि भैया ये चीज नहीं हुई तो ये हो जाएगा, ये चीज नहीं होती। खुशियां ना, खुशियां खुशियां कहीं पहुंच के नहीं मिलती, कुछ बन के नहीं मिलती। खुशियां क्या होता है कि वो प्रैक्टिस होती है, कि जब आप जी। हर रोज खुश रहना सीख जाते हो ना, तो खुशियां हैं। आपका शरीर हेल्दी हो जाए, एक्सरसाइज करो। एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब आपने अपना जो जीवन है वो सामान्य रखो, आपकी सोच ऊंची रखो, तो इंसान वैसे ही खुश रहेगा। जी, संग्राम सिंह जी, हमने बीते समय में देखा था कि जो रेसलर्स हैं सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है और विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। इसको लेकर जो भारत की कुश्ती है, जो रेसलिंग फेडरेशन है, ये पूरा जो खेल है, वो चर्चा का विषय इंटरनेशनली भी बन गया है गलत वजह से। ऐसे में आप हर गलत चीज़ के खिलाफ बोलते हैं, आपने इस पर कोई बयान अभी तक दिया नहीं है, जब खिलाड़ी हमारे सड़कों पर हैं। देखिए निहारिका जी, मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर था 2014-15 में। तो मैंने ब्रजभूषण जी के साथ काम किया है, और बजरंग, साक्षी, विनेश ये छोटे भाई बहन हैं। ये जब मैं रेसलिंग में एक्टिव था मैच्योर में, तो ये छोटे थे, तब आ रहे थे। तो अब मैं वही देख रहा हूँ कि मैं इस पूरे फैक्ट के लिए ना अवेयर नहीं हूँ। और पूरे फैक्ट के लिए अवेयर नहीं हूं ना, तो मैं किसकी साइड बोलूं, किसकी साइड हो करूं। कि मान लो कि ये, अगर मैं उसकी साइड बोलता हूं तो ये छोटे भाई बहन है, क्या इनके उसमें तो इनके खिलाफ गलत हो रहा है। और मैं इनकी साइड बोलता हूं, क्या पता वो आदमी निर्दोष है तो उसके खिलाफ गलत हो रहा है। समझे ना जी। जो आप फैक्ट के लिए अवेयर नहीं हो, आप सबको जानते हो, पहचानते हो। उस टाइम पे वो इंसान मेरे साथ बहुत अच्छा था, मैं मिला हूं कई बार। मुझे मोलेस्टेशन का, इन सब का मैं भी हैरान हूँ, ये सारी चीज सुन रहा हूँ। और ये सारे छोटे हैं, ये वहीं से हैं, इवन जहां से मैं वहीं से बिलोंग करते हैं। तो जी मैं सारी प्रक्रिया, जो भी मैं सच बता रहा हूँ, जो भी कोई बात हो रही है, न्यूज आ रही है ना, वो देश के लिए नहीं, वो मेरे सीने पे न्यूज आ रही हैं। इनकी किसी के आंसू निकल रहे हैं तो समझो कि वो मेरे आंसू निकल रहे हैं, किसी पे इल्जाम लग रहा है तो समझो कि वो, मैं आहत हो रहा हूँ इस पे। मगर दिक्कत क्या है कि मैं हर फैक्ट के अवेयर नहीं हूँ किसी के लिए। तो इसी के लिए जब आप, निहारिका जी, की आपको पूरा फैक्ट पता नहीं हो ना, तो आपको बोलना नहीं चाहिए। अगर मैं बोलूंगा, कुछ बात करूंगा, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊंगा, और मुझे पूरी बात का पता है नहीं, तो फिर वो गलत बात होगी। इसलिए मैं बिल्कुल शांत हूँ। रियलिटी शोज और मूवीज से जो जुड़ना हुआ है, हर जगह हमने आपको देखा है, रियलिटी शो, बिग बॉस, सलमान खान आपका किस तरीके से बचाव करके आपकी उपलब्धि ही गिनाकर उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट्स को शांत कर दिया था। अब आप साफगोई और सच के लिए जाने जाते हैं। जनरल 99.9% पब्लिक कहती है कि ये जो जितने भी रियलिटी शोज है ना, स्क्रिप्टेड होते हैं, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए। क्या आपको भी इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ा? देखिए निहारिका जी, एक टाइम होता था कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा रिजेक्शन, मैं कुश्ती में रिजेक्ट किया गया, मैं मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट किया गया, मैं टीवी पे रिजेक्ट किया गया, फिल्म में रिजेक्ट किया गया। तो अब सारे काम मैं वही कर रहा हूँ जहां पे मुझे रिजेक्शन मिला था। तो मुझे मौका मिला, जो परमात्मा के छोटे से गांव से जहां जाने की दायरा में चलता जा रहा हूँ। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, हार्डकोर शो पे आऊंगा। मगर आजकल है ना, मैं आईआईटी आईएम से लेके हार्वर्ड जाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ हाउ टू लिव लाइफ, जिंदगी कैसे जिए, जिंदगी जीने का तरीका क्या। क्योंकि आजकल के बच्चे ना साक्षर हैं। साक्षर कौन था? जो डिग्री लेके आ जाते हैं। शिक्षित वो होता जो वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं। तो हम वैल्यूज के साथ बड़े हुए हैं। देखो हम तो वहां से आए निराधिका जी, हमें घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में टीचर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे, हमें आज तक ये ये नहीं पता। स्क्रिप्टेड होता है कि नहीं, बस इतना बताइए, स्क्रिप्टेड होता है जी कि नहीं टीआरपी के लिए? जी 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 जी, आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ आज तक हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन पता नहीं।
बाकी रियलिटी शो मुझे ना इंडिया के तकरीबन बहुत सारे रियलिटी शोज करने का मौका मिला है। बिग बॉस हो, सर्वाइवर हो या ढेर सारे हो। देखिए जी, विनर वोटिंग का तो मुझे पता नहीं कि वो क्या है, चैनल के हाथ में रहता है, मगर जो अंदर का जो कंटेंट होता है ना वो जेन्युइन होता है। अब विनर क्या है, वोटिंग क्या है, वो चैनल जाने, प्रोडक्शन हाउस जाने, बाकी जाने। बाकी जो अंदर था आपको भी तो मुझे, अप्रोच किया होगा कि भाई ऐसा करना है, लाइमलाइट में आ जाओगे? नहीं 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 नहीं, मुझे कोई ना मेरे से किसी ने बोला। एक बार मुझे याद है जब मैं बिग बॉस में एंट्री कर रहा था, उस टाइम सलमान खान जी और ये सब थे। वो बोले कि अच्छा मेरे बारे में आप जानते हो? मैंने कहा हाँ जी, मैंने अभी खबर पड़ी थी कि गाड़ी वाड़ी ठोक दी थी, मतलब कुछ ऐसा ही। मतलब मैं बहुत देसी था, बहुत रो था, मतलब जेन्युइन। तो फिर वो शो के जो मेकर थे वो मेरे पास आए कि आप क्या करोगे अंदर जाके। उन्होंने मेरे से एक बात पूछी थी कि मैंने सोचा कि मैंने उनको बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि जाके हवाई जहाज बना दूं, अगर आप सामान दे दो। तो वो भाग गए, मतलब मेरे पास एक मिनट नहीं रुके। ऐसा कुछ था नहीं कि आपको बोला जाए कि आप ये काम करो। हाँ, आपको हिडन सीक्रेट टास्क दे सकते हैं, ये सारी चीजें। और आप यकीन करेंगे, बिग बॉस है ना, आज तक मैंने अपना ही नहीं देखा है, मैं दूसरा कहाँ देखूंगा? क्योंकि मैं 2 पैसे के लिए गया था, उस टाइम मैंने घर खरीदा था, उसकी ईएमआई इतनी होती थी। बोले कि आप शो में आने के हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, चले जाए। और वो शो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसा था मैं था वैसा रहा। वहां पे मुझे कई दिन समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हालांकि फिर ढेर सारी चीजें करने का मौका मिला, अब तक करने का मौका मिल रहा है। तो कोई भी शो ऐसा नहीं है कि आपको बोलें कि भैया आप इसमें आपको ये करना है, आप जीतोगे या हारोगे। हाँ, जो विनर वोटिंग होता है ना, मुझे उसका कुछ नहीं पता कि वो कितना जेन्युइन होता है। वो चैनल जाने, वो प्रोडक्शन हाउस जाने, वो तो आपके न्यूज चैनल में भी आप जानते हो कि वो डिसीजन उनके ऊपर होता है कि भैया क्या बनाए क्या नहीं करे। पायल रोहतगी से कैसे मिलना हुआ? अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ शेयर करेंगे? जी आप जितने मैं सरल हैं वो उतनी मुखर हैं। नहीं, मगर वो देखो निहारिका जी, इस दुनिया में थोड़े से इंसान ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। तो उनमें से एक है। उनसे मुझे आज भी याद है कि एक बार मैं आगरा से कुश्ती लड़के आ रहा था, मिट्टी में था। आगरा मथुरा हाईवे पे पहली बार मिले थे हम। मेरा एक कीड़ा लगा लो, एक अच्छी भावना लगा लो, मैं सबकी मदद करने का जरिया बनता था। तो एक दो बार मैंने इसका भुगतना ही पड़ा है। जैसे कि एक्सीडेंट वालों को हमने पहुंचाया, तो पुलिस को हमें फेस करना पड़ा उस टाइम पे। तो वहां पे एक मैं रोड के दौरान, मतलब इनकी कोई गाड़ी वाड़ी खराब हो गई थी, इनकी मैनेजर थी और कई थे, तो हमने इनको छोड़ा था। तो तब कोई बात नहीं हुई। फिर मैं इनसे मिला था एक शो में, सर्वाइवर एक शो था, उसमें मैं इनसे मिला था जो फिलीपींस में शूट हुआ था ढंग से। तो तब से वो गाड़ी चली। तो पिछले 12-13 साल से हम साथ में हैं, मगर हम अपोजिट हैं टोटल। मैं नॉर्थ हूँ, वो साउथ है। वो साउथ है, मैं नॉर्थ हूँ। मैं किसी चीज पे कोई रिएक्ट ही नहीं करता, वो हर चीज पे रिएक्ट करते। मैं समझ रहे हो ना? मेरा क्या है कि आप कुछ भी हो जाए, जिसमें सही है मैंने उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकता। मुझे कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, मैं सोचता हूँ कहाँ यार, चलो ठीक है, जो होना है जो होना है। शादी शादी ऐसी ही चलती है, और आपको वो भी पता है कि टिप्स क्या होते हैं। एक फायर है तो एक वाटर एलिमेंट बनकर रहता है। चलिए अब मुझे अगला एक बात बताइए। हम इंडिया में देख रहे हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, यूथ नशे की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों को जो टोबैको की आदत लगी हुई है, निकोटीन ड्रग्स की तरीके की आदत लगी है, वो छूटती नहीं है। आप एंटी टोबैको कैंपेन का भी हिस्सा रहे हैं, आपने मोदी जी से भी मुलाकात की है, फिट आइकॉन है। फिर भी ये आइकॉन बनने से बस चीजें सॉल्व हो जाएंगी कि आपको जड़ तक जाना होगा, यूथ के बीच में जाना होगा, ये चीजें बताने के लिए और इसका समूल नाश करने के लिए समस्या को, नशे का? देखिए निहारिका जी, मुझे आज भी याद है, एक बार मेरे अकाउंट में 950 रुपये होते थे, 970 रुपये। मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर आया, जिसका जिसका 2-2.5 करोड़ का जिसका अमाउंट था। मैं से किसी घर पे रह रहा था। तो वो मैनेजर वो सब आए कि भैया इसका आप ऐड कर लो, ये चीज कर लो, इससे क्या है कि आपकी ढेर सारी पब्लिसिटी होगी, ढेर सारे टीवी पे आओगे, फिल्मों में आओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने बोला यार मैं कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं। मान लो मैं, कोई एक बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है, अगर मैं उसको पिला रहा हूँ तो मैं जहर पिला रहा हूँ। तो मैंने है ना कुछ करके छोड़ दिया था कि मेरा रात को सुकून से सोना, तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। मैंने उस टाइम कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ दिया, जो मेरे पास कुछ था नहीं। तो फिर तीन चार दिन बाद 3-4 दिन बाद वो एरिया मैनेजर मेरे पास आया। उसने बोला कि भैया हु यू आर। आपने ये बोला, वो गुस्से में था कि भैया हमारे हमारे पास सचिन है, धोनी है, सलमान है, ईटीसी ईटीसी ढेर सारे हैं, आप कौन हो के आपने मना कर दिया? मैंने कहा जी आपने बहुत बोल लिया। तब मेरे पास 920 रुपए थे। अब 3 दिन में दूध और केले में 310 रुपए खर्च कर दिया। मेरे पास 610 रुपए हैं, मैं वो भी निकाल के दूंगा, फ्री में ऐड करूंगा अगर आप बोलोगे टॉयलेट साफ करना है तो। जी मैं अपनी लाइफ में ना कथनी और करनी में अंतर नहीं करता। अब क्या है कि 13 लाख इंसान इंडिया में हर साल तंबाकू से इनसे मरते हैं, मतलब डेथ होती है। जिसमें से आंकड़े आप देखेंगे ना,
12 साल से 45, 12 साल से 35 साल के बीच में 95,000 हैं जी, 95,000 यूथ है जो हर साल जिसकी डेथ होती है। अब इसके जिम्मेदार खाली है ना, खाली इसके जिम्मेदार ये नहीं कि खाली यूथ है, वो सिस्टम भी जिम्मेदार है। अब देखो गुटके वाला है कोई तो ऐड करेगा, अब इवन अपने ढेर सारे जो एंटरटेनर हैं, ढेर सारे स्पोर्ट्स स्टार हैं, मैं हैरानी की बात तो मुझे तब हो गई कि बोलना नहीं चाहिए जब कपिल देव साहब, सुनील गावस्कर जी, ये सहवाग, ये सब गुटखा बेच रहे हैं आजकल। मतलब समझे आप जी। कि फिल्म वाले बंदे तो बेचे ही बेचे, चलो ठीक है, फिल्म वालों का अपना भैया उनका काम है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ऐसे ऐड करता है, हालांकि मैं कोई कहने लायक नहीं, मगर जो ऐसे ऐड करता है ना, उन सब पे फाइन होना चाहिए। या कोई बीमार होता है, कोई बच्चा कुछ होता है, तो उनसे भी जो प्लेटफॉर्म गंदे होते हैं, बाकी चीजें गंदे होती है, तो इन सबसे टैक्स उसूल करना चाहिए भैया, साफ सफाई का, हर चीज का। मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो इंटरटेनमेंट से, चाहे स्पोर्ट्स से है, आप एक पर्टिकुलर यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सबको वो ऐड करने चाहिए। अब ये 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ के इंसान है निहारिका जी, यही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, बताओ, गुटखा लेकिन तंबाकू बेचते हैं। मैं समझ गई, लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में, मतलब अदर देन क्रिकेट और भी स्पोर्ट्स इंडिया में है, क्या स्पोर्ट्स में पैसा और इसके साथ साथ प्रोत्साहन, स्पॉन्सरशिप कम है कि धीरे धीरे खिलाड़ी जैसे ही ऊपर उठे एक मैच से, या एक गोल्ड लेकर आए या भारत के लिए कुछ करा, वो सीधे ग्लैमर की तरफ जाते हैं कि भाई यहाँ पर पैसा मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए निहारिका जी, क्या था कि जब हम स्पोर्ट्स खेलते थे ना, एक एक टी शर्ट मिल जाओ तो ऐसा लगता था कि भैया बहुत कुछ मिल गया है। मगर आजकल तो खिलाड़ियों को ना सब कुछ मिलता है। सरकार ने इतनी अच्छी पॉलिसीज बना रखी है, मैं कह रहा हूँ 2013-14 के बाद है ना, ये इंडिया चेंज हो गया, बदल गया है। अब एक कोई ओलंपिक का मेडल लेके आता है ना, अब आपकी रिकॉग्निशन है, आपकी पहचान है, और 100 करोड़ का इंसान बन जाता है, बड़ी जॉब मिल जाती है, आप एक पब्लिक फेम बन जाते हो। तो आजकल ऐसा नहीं है कि भैया आप मेडल लेके आओ, आपको उधर जाने की जरूरत। हाँ, पहले ऐसा हो सकता था कि आपको दो पैसे कमाने के लिए, दो चीजों करने के लिए आप इसकी तरफ जाते थे, मगर आजकल तो हमारे देश की, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में स्पोर्ट्स पॉलिसी इतनी स्ट्रोंग है, मैं क्या बताऊं, कि कोई बच्चा बस आए तो मेहनत तो करे। सरकार ने तो अपने भंडार खोल रखे हैं कि भैया कहीं पे आओ। अब मेरा दिल करता है कि भैया मैं एमेच्योर रेसलिंग में आऊँ, अभी अभी मेहनत करूँ, तो काश तब हम करते, तब कुछ सुविधाएं नहीं होती थी। अब हमारे पास वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड लेवल के स्टेडियम हैं, वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज हैं। तो अब हमारे पास सारी चीज तो है। किसी खिलाड़ी को मान लो ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जाना है, रशिया जाना है, यूक्रेन जाना है, कहीं पे भी जाना है, मतलब कहने की बात है, यूरोप जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो मैं कह रहा हूँ विद इन 24 आवर्स सब कुछ सैंक्शन हो जाता है कि भैया आप वहां पे जाइए, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो सरकार ने कितना अच्छा कर रखा है। आजकल ये नहीं, बिल्कुल कहना गलत है कि कोई खिलाड़ी पैसे के लिए लेकिन ग्लैमर मिल प्लेयर्स जाता क्यों है। बोलते हैं कि सरकार से प्रोत्साहन या सरकार से सपोर्ट नहीं मिला? क्यों अमूमन प्लेयर्स ऐसा बोलते जी, अब कहते हैं ना, सफलता और बहाने साथ नहीं चल सकते। अगर आज के दिन कोई खिलाड़ी ऐसा बोल रहा है कि सरकार से प्रोत्साहन नहीं मिला, तो गलत कह रहा है, वो बिल्कुल हैं? गलत ठीक। कह रहा है। आप कुछ प्रूव कीजिए। हाँ, अभी हमें उस ढांचे पहुंचना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि बढ़ते हुए को सब बढ़ते हैं। अभी हमें वहां पहुंचना जरूरी है कि एक छोटे से गांव में कोई बच्चा है और उसके उसके पिता किसान हैं, तो वो बच्चा वहां से उस लेवल से हम सहयोग करें। अभी हमें उस लेवल पे जाना बाकी है। बाकी आज के दिन कोई भी ठीक खिलाड़ी है, ना उसको नौकरी की कमी है, ना उसको पैसे की कमी है, उसे उसको किसी चीज की कमी है ही नहीं। अगर आज के दिन कोई बात कह रहा है तो गलत कह रहा है। और अगर सेम चलता रहा ना, सेम चलता रहा, एक बात और मेरी आप सुन लीजिए, इंडिया 2032-36 तक वर्ल्ड की सुपर पावर होगा। हम ओलंपिक में टॉप 10 में होंगे, अगर ये सेम फैसिलिटी, सेम सब कुछ चलता रहा तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये यही चीज़ हर यूथ के मन में हो। जाते-जाते एक आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी जी के साथ आपकी मुलाकात हुई थी, कैसी मुलाकात थी? जो वो पर्दे पर दिखते हैं, मीडिया में दिखते हैं, और व्यक्तिगत स्तर पर जब आप लोग मिलने जाते हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? कितनी अलग-अलग 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। जी, मैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलके बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे मौका मिला है कई एक पर्टिकुलर जो जो सही मुलाकात थी वो तो ऑफिस में थी, बाकी कई बार ऐसे मिलने का मौका मिलता है प्रोग्राम में, इवेंट में, या इवेंट में, मगर वो मुलाकात बहुत स्पेशल थी पहली बार। तो मेरी आँख पे चोट लगी हुई थी, मैंने चश्मा पहन रखा था, मेरे हाथ पे चोट लगी हुई थी। तो मैंने कोई खबर पड़ी थी कि उन्होंने कोई एसडीएम वगैरह कोई किसी चश्मा पहना था, तो वो मोदी जी थोड़ा सा वो हो गए थे। तो मैं सच बता रहा हूँ कि वो मेरे बारे में वो बातें बता रहे थे जो गूगल में नहीं है। और उन्होंने बताया कि वो हरियाणा में कितने दिन रहे हैं, खुद अपना मोबाइल से काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो सुबह कितने बजे उठते हैं, कितना काम करते हैं। तो वो है ना, एक इंस्पिरेशन था कि एक इंसान इस लेवल पे पहुंच के वो इतना काम करता है, इतनी मेहनत करता है, तो वो है ना बिल्कुल वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस डिजर्व करता है। और वो फिलहाल हम देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनती इंसान है। और वो तो सच बताऊं, सच सच
एक सही मायने में देखा जाए, देखिए मैं कोई पॉलिटिकल या किसी पॉलिटिक्स पार्टी में नहीं हूँ या कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक वो इंसान हूँ जो देश के लिए, समाज के लिए सोचता है। ऐसे इंसान, मोदी जी जैसे 2-4 इंसान देश में हो जाए ना, देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि वो तो इंस्पिरेशन है कि भैया एक इंसान जो चाय बेचता था, वहाँ से खड़ा हुआ ना, फिर आगे आया और एक विश्व का सबसे प्रभावशाली इंसान बन गया। देखो, अच्छाई बुराई सब में होती है, सब सबके बारे में बात करते हैं, मगर उनकी जर्नी देखिए ना, जर्नी चाय बेचने से लेके वर्ल्ड का प्रभावी इंसान बनने तक इंस्पिरेशन है। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत उन्होंने मस्ती भी की, मजाक भी किया। शुरुआत में थोड़ा सा वो था, उन्होंने बहुत माहौल को लाइट बना दिया। काफी देर हमने बात की, पूछा कि उन्होंने सब बताया कि मतलब सारी चीजें। तो उनसे मिलने के बाद फिर मेरी सोच और चेंज हुई कि इंसान आगे जाना है, इंसान को आगे बढ़ना है, इंसान को कहीं पहुंचना है। तो अगर इंसान मेहनत करे, जज्बा रखे, देशभक्ति हो, तो इंसान कहाँ से कहाँ नहीं पहुंच सकता। वो उनसे मिलके मैंने जाना। संग्राम सिंह जी, आप एक बुक लाने जा रहे हैं और बुक के बारे में अब मैं इसलिए नहीं पूछूंगी क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू में आपने हाइलाइट्स और इंडेक्स दे दिया है कि उसमें क्या कुछ अच्छा होने वाला है, क्या मोटिवेशन है, क्या चौंका देने वाले खुलासे हैं और क्या रियल लाइफ के बीच में डिफरेंस का जो सच है, जो ग्रे शेड्स हैं वो। बहरहाल आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद संग्राम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूं ही आप फिट रहिए, यूं ही हैप्पी रहिए, क्योंकि आपका ऐसा होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं और यूथ आइकन हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच निहारिका जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, बात करने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्ते।